हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं शोल्डर जॉइंट के बारे में या फ्रोजन शोल्डर के बारे में। तो वीडियो को पूरी देखिएगा। मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि कौन कौन सी स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज करनी चाहिए इससे कि फ्रोजन शोल्डर बिल्कुल सही हो जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रोजन शोल्डर के बारे में। फ्रोजन शोल्डर होता क्या है देखिए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दिवेश जैन है। मैं स्पोर्ट फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रोजन शोल्डर की, जिसे कंधे का जाम होना भी कहते हैं। बहुत सारे लोग इस रोजमर्रा की परेशानी से जूझते हैं, जिसमें उनको हाथ उठाने में दिक्कत होती है, कॉम्बिंग करने में प्रॉब्लम होती है, उनको पीठ के वहाँ पर हाथ ले जाने में या पीड़ होती है। तो ऐसी सारी दिक्कतों को हम डिस्कस करने वाले हैं कि फ्रोजन शोल्डर क्यों होता है। इसके बारे में संपूर्ण एजुकेशन हम आज लेने वाले हैं। और लास्ट में मैं आपको कुछ एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग जरूर बताऊंगा। तो आखिर का पोर्शन जरा भी मिस मत करिएगा। तो आइए हम जान लेते हैं फ्रोजन शोल्डर के बारे में। तो आपने अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको आने वाले दिनों में कई ऐसी वीडियो मिलने वाले हैं जो आपको हेल्दी बनाए रखेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे हेल्दी रखने के लिए। तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी वीडियो को देख सकें। फ्रोजन शोल्डर को जानने से पहले हमें कंधे का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो आइए जान लेते हैं हम अपने कंधे के बारे में। तो कंधे को नॉर्मल इंग्लिश में शोल्डर जॉइंट कहते हैं, लेकिन एनाटॉमिकल लैंग्वेज में कंधे को शोल्डर कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। शोल्डर कॉम्प्लेक्स होता है वो मुख्यतः 3 हड्डियां मिलकर बनाती है, जिसमें ये एक हड्डी होती है जिसके ह्यूमरस बोलते हैं, जो यहाँ पर होती है। उसके बाद आपकी एक स्कैपुला होती है जो कि पीछे की तरफ होती है, जिससे कि आपका ये वाला जो बोन है जिसको हम ह्यूमरस बोलते हैं वो जुड़ा होता है। उसके बाद एक तीसरी हड्डी होती है जिसे कि क्लेविकल कहते हैं। क्लेविकल को कॉलर बोन भी कहा जाता है और ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। तो ये 3 हड्डियां जो होती हैं मुख्यतः आपके शोल्डर को बनाए रखती है और इसी की वजह से आपका कंधा चलता है। ये जो स्कैपुला होता है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है इस वाले हुमरस को, जिससे आपका कंधा उठता है या आप बोलते हैं आपका हाथ उठाई देता है। लेकिन जब ये वाला चीज जब जाम हो जाती है तो उसी को फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। तो कंधे को मुख्यतः 3 जॉइंट बनाते हैं, जिसमें पहला जॉइंट होता है ग्लूनोहुमरल जॉइंट, जो कि ग्लूनोहुमरल यानी कि स्कैपुला और आपके ह्यूमरस के बीच में बनता है, जिसको कि मेन जॉइंट बोला जाता है। यही जो होता है जाम होता है। उसके बाद दूसरा जॉइंट जो होता है वो आपके क्लेविकल यानी कि इस बोन जो मैंने बताया था जो कॉलर बोन होती है वो क्लेविकल और स्कैपुला के बीच में बनता है। इसको एक्रोमियन सरफेस बोलते हैं। तो ये जो होता है एक्रोमियन और क्लेविकल के बीच में बनता है, इसलिए इसको एक्रोमियन क्लेविकुलर जॉइंट बोलते हैं। तीसरा जॉइंट जो होता है वो क्लेविकल के इस वाले पोर्शन से बनता है, जो छाती की आगे वाली हड्डी होती है उसके साथ मिलता है, जिसको कि स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट बोलते हैं। इस तरह से जो कंधा होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए इसको शोल्डर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और फ्रोजन शोल्डर जब होता है तो तीनों ही जॉइंट पर बराबर का अफेक्ट पड़ता है। तो फ्रोजन शोल्डर की अगर हम बात करें तो फ्रोजन शोल्डर को कई नामों से भी जाना जाता है। इसमें सबसे पहला नाम होता है अडेसिव कैप्सुलाइटिस। तो इसका दूसरा नाम होता है पेरी आर्थराइटिस। पेरी आर्थराइटिस मतलब कि जो इसकी पेरिफेरी होती है जॉइंट की, उसके आसपास जो होता है आर्थराइटिस जो होता है वो डेवलप हो जाता है, इसलिए इसको पेरी आर्थराइटिस बोलते हैं। तीसरा इसका नाम जो आम भाषा में बोला जाता है स्टिफ जॉइंट होता है या स्टिफ शोल्डर जॉइंट होता है, जिसे कि वही जाम होना कहते हैं। तो इसके 3 नाम मुख्यतः है, लेकिन सबसे अच्छा नाम जो होता है मुझे लगता है फ्रोजन शोल्डर है। लेकिन एनाटॉमिकल लैंग्वेज में जो है अडेसिव कैप्सुलाइटिस है, यानी जो डॉक्टर्स लोग हैं वो अडेसिव कैप्सुलाइटिस बोलते हैं और आम भाषा में उसको फ्रोजन शोल्डर के नाम से ही जाना जाता है। तो चलिए, इतना ज्ञान हो जाने के बाद अब हम ये भी जान लेते हैं कि फ्रोजन शोल्डर होता क्या है और जब फ्रोजन शोल्डर हो जाता है तो जॉइंट के अंदर क्या क्या परेशानी आती है। तो जो हमारा जॉइंट होता है, जिसको हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया ग्लूनोहुमरल जॉइंट, जो आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है, उस जॉइंट के अंदर उसको चलाने के लिए साइनोवियल ग्लैंड्स होती है, जिसको हम ऑयल्स ग्लैंड बोलते हैं, जो ऑयल्स निकालती है, जिससे कि जॉइंट की चिकनाहट जो होती है वो बनी रहे और स्मूथली जो जॉइंट है वो काम कर सके। लेकिन जब फ्रोजन शोल्डर होता है तो वो जो साइनोवियल ग्लैंड होती है उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यानी कि उनके अंदर सूजन आ जाती है, और उस सूजन की वजह से जो ऑयल्स होता है या जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो निकलना कम हो जाता है, और जिससे कि जो चिकनाहट होती है वो कम होने लगती है, और उसकी वजह से जो होता है दर्द हो जाता है। उसके बाद जो आपका जो कैप्सूल होता है, जो आसपास की जो सरफेस होती है और जो ग्लूनोहुमरल जॉइंट की सरफेस होती है, उसके अंदर भी जो कार्टिलेज होता है वहां पर भी जो है फाइब्रोसिस स्टार्ट होने लग जाती है, यानी कि वो जो होता है घिसाव होने लग जाता है। उस वजह से जब आप कंधा उठाते हैं तो वो दर्द करता है और आप धीरे धीरे कंधा उठाना बंद कर देते हैं, और जब आप कंधा उठाना धीरे धीरे बंद कर देते हैं और वो उसी पोजीशन में फिर धीरे धीरे जाम होने लग जाता है, और इसी की वजह से जो फ्रोजन शोल्डर होता है वो सीवियर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और कई पेशेंट मेरे पास ऐसे आते हैं जो अपने कंधे को हिला भी नहीं पाते हैं और सीवियर पेन में होते हैं। जान लेते हैं फ्रोजन शोल्डर की 3 अलग अलग स्टेजेस कौन कौन सी है। तो जब फ्रोजन शोल्डर होता है तो उसकी पहली स्टेज होती है फ्रीजिंग स्टेट,
तो फ्रीजिंग स्टेट जब भी होती है उसमें जो पेशेंट होता है उसको पेन होता है, काफ़ी सीवियर पेन होता है, उसको रात में ज़्यादा पेन होता है, सोते वक्त काफ़ी पेन होता है जिससे कि नींद भी पूरी नहीं होती और कहीं कई बार वो इंसोमिनिया का भी शिकार हो जाता है। तो इस फेज में जो होता है, फ्रीजिंग फेज में जो होता है, साइनोवियल फ्लूइड जो मैंने आपको बताया वो कम होने लगता है और उसी वजह से पेन ज़्यादा होता है क्योंकि घिसाव जो होता है शोल्डर में बढ़ जाता है। उसके बाद जो होता है दूसरा स्टेज आता है जिसे हम बोलते हैं अडहेसिव स्टेज। अडहेसिव यानी कि चिपकने वाली स्टेज। यानी कि पहली फेज में सिर्फ दर्द होता है लेकिन जो पेशेंट होता है अपना हाथ ऊपर नीचे उठा सकता है धीरे धीरे, लेकिन सेकंड फेज जो कि अडहेसिव फेज होती है उसमें जो पेशेंट होता है अपना हाथ बिल्कुल ऊपर नहीं उठा सकता क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा होता है। अडहेसिव यानी कि जो आपका ग्रेनुलोहुमरल जॉइंट होता है, जो मेन जॉइंट मैंने आपको बताया था, वो चिपकने लगता है, उसके अंदर कैप्सूल जो होता है वो उसके अंदर सूजन आने लगती है, जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो पूरी तरह से खत्म होने लगता है। सो इस फेज में शोल्डर जॉइंट होता है वो पूरी तरह से जाम हो जाता है और आप बिल्कुल भी रोजमर्रा का काम नहीं कर पाएंगे। और आखिरी में थर्ड फेज होती है जिसको कि रिजोल्यूशन फेज, थॉइंग फेज बोला जाता है। रिजोल्यूशन फेज यानी कि धीरे धीरे जो फ्रोजन शोल्डर होता है वो कम होने लगता है, आपका जो रेंज ऑफ मोशन होता है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है, दर्द भी थोड़ा कम होने लगता है। सो ये जो फेज़ होती है ये 12 महीने से या 24 महीने के बीच में आती है और उसके बाद जो होता है फ्रोजन शोल्डर धीरे धीरे ठीक होने लगता है। अब जान लेते हैं कि फ्रोजन शोल्डर में हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो फ्रोजन शोल्डर के अंदर बहुत तेज़ मालिश नहीं करवाना चाहिए। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो पहलवानों के पास जाके इसको मुड़वा लेते हैं, तुड़वा लेते हैं, वो सब नहीं करना चाहिए। उसकी वजह से आपके कार्टिलेज में प्रॉब्लम हो सकती है, अंदर जो मसल्स होती हैं, जो छोटे छोटे टेंडन्स और लिगामेंट होते हैं वो टूट सकते हैं। फ्रोजन शोल्डर आखिर में होता क्यों है? फ्रोजन शोल्डर जो है डायबिटीज मेलाइटस, जिनको शुगर की दिक्कत होती है, उनमें सबसे ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। जिन लोगों को हाइपोथायराइडिज्म है उन लोगों को ज़्यादा चांसेस हैं होने के। जो लोग स्ट्रोक यानी कि जिनको पैरालिसिस हो चुका है अपर बॉडी का या हाफ अपर बॉडी का, उनको फ्रोजन शोल्डर होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। सो फ्रोजन शोल्डर का क्या इलाज है? तो फ्रोजन शोल्डर में फिजियोथेरेपी जो है सबसे सर्वोत्तम थेरेपी मानी जाती है, सर्वोत्तम ट्रीटमेंट माना जाता है और इसी की वजह से हमने कई सारे जो पेशेंट है उसको ठीक किए हैं। कई लोग जो होते हैं दर्द की दवाइयाँ खाते रहते हैं और उन दवाइयों की वजह से दर्द कम होता है लेकिन आजीवन जो कंधा होता है वो जाम हो जाता है। तो आप हमेशा इसकी फिजियोथेरेपी करवाइए और फिजियोथेरेपी में एक्सरसाइज की मदद से, कई तरह की स्ट्रेचिंग की मदद से और मैनुअल थेरेपी की मदद से और इलेक्ट्रोथेरेपी की मदद से पेशेंट को पूरी तरह से आराम दिया जा सकता है। तो यहाँ मैं कुछ बेसिक एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग आपको बता रहा हूँ, ये आप ज़रूर फॉलो करें और आपको क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है वो भी आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताइए। आप अगर ऐसे ही हेल्दी वीडियो और देखना चाहते हैं, घर बैठे आप अपना ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियोस उन लोगों को शेयर कर दीजिए जिन लोगों को इनकी बहुत ज़रूरत है। और आप कमेंट करिए कि आपको और कौन सा वीडियो देखना है, आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।